Good morning, children. I, Babita Parmar, welcome you all in your own channel, Physics की आवाज़, providing you physics easy notes. बच्चों, हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट, और आज हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट का फर्स्ट लेक्चर है. पिछले चैप्टर में मैंने म्यूचुअल इंडक्टेंस जब करवाया था, उसका तो न्यूमेरिकल मैंने उसी में दे दिया था म्यूचुअल इंडक्टेंस का, लेकिन एसी जनरेटर हमने किया था. सो वंस अगेन थैंक्स टू योर निकोला टेस्ला, जिनके कारण हम आज ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ने वाले हैं. ना वो इन्वेंट करते एसी जनरेटर, ना एसी प्रोड्यूस होता, ना ये चीज़ें होती. सो थैंक्स टू हिम. एंड एक और चीज़ मैंने तुम लोगों को कल बताई थी बच्चे, कि जब इनकी टेस्ला ने कंपनी बना ली थी पर्क और ब्राउन के साथ. देखो आप ना, अगर अपनी ये वाली बुक्स देखोगे NCERT की, तो इसमें जॉर्ज वेस्टिंग हाउस, ये जो है देखो, अब मैं फ़ोटो दिखा देती हूँ आपको. ये आपके रहे निकोला टेस्ला, राइट. ये हम पहले कल कर चुके थे. और ये आपके आगे जॉर्ज वेस्टिंग हाउस. इन्होंने जो है इनको समझा था, और इस कंपनी को इस पे काम करने के लिए इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, ठीक है. और ये बहुत बड़ा इनका कॉन्फ्लिक्ट हो गया था थॉमस अल्वा एडिसन के साथ, क्योंकि उस वक्त थॉमस अल्वा एडिसन का डायरेक्ट करंट का सब चीज़ चल रहा था, और इन्होंने, ये बहुत बड़े कॉम्पिटिटर थे, और इन्होंने जो है उनको समझ में आ गया था कि ये जो अल्टरनेटिंग करंट है ये एक रेवोल्यूशन लाने वाला है. और इन्होंने बहुत जो है हेल्प की थी इनकी, निकोला टेस्ला की, और इनके जो पार्टनर्स थे, और पूरा उनको फुल फ्लेज काम करने दिया. जबकि जो आपका थॉमस अल्वा एडिसन थे, इन्होंने तो बहुत सारे क्या कहने चाहिए, प्रपंच भी रचाए कि नहीं ऑल्टरनेटिंग करंट बहुत गंदा है. उन्होंने एक किसी को फांसी देने थी, उसको ऐसी चेयर पे बिठा दिया और कहा देखो ये मर गया उस पर, उसको करंट लगा के. यहाँ तक कि उन्होंने जानवरों को मारा, हाथी भी मारे, घोड़े भी मारे, कुत्ते कितने सारे मार डाले ताकि लोग डर जाएं. और वाकई पहले शुरू में लोग डर गए थे, लेकिन धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा कि नहीं, ये ज़्यादा सेफ़ है और ज़्यादा अच्छा है, और ये वो अमीरों का ही खेल नहीं है रोशनी, ये एक गरीब के घर तक पहुंचने वाली इलेक्ट्रिसिटी है. और धीरे धीरे फिर हम सब के घरों में आ गई, राइट. चलिए, तो अब एक न्यूमेरिकल ये भी होमवर्क में ही दे रही हूँ, बट आइडिया फाइंड द EMF जनरेटेड व्हेन अ कॉइल. आपसे EMF जनरेटेड बोल रहे थे. EMF हम याद है आपको, आपने ऐसे बताया था, ऐसा बनाया था, फिर कहा था दिस इज़ E0 मैक्सिमम जो करंट आ रहा दैट इज़. तो यहाँ फाइंड द जनरेटर, फाइंड द EMF जनरेटेड बाय अ कॉइल. तो आप EMF जनरेटेड मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, द पीक वैल्यू यू आर टॉकिंग अबाउट. व्हेन 1000 नंबर ऑफ टर्न्स, n आपको दिया हुआ है 1000 है, एरिया आपको दिया हुआ है 1 × 10⁻⁻1 मीटर स्क्वायर है, रोटेट्स विद द स्पीड ऑफ 1 रेवोल्यूशन पर 2 सेकेंड, ठीक है. तो दैट दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1/2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड. ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है. दिस इज फ्रीक्वेंसी इज गिवन. इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B भी आपको दिया हुआ है 1 × 10⁻2 टेस्ला. आपसे पूछा है दिस E0 कितना होगा. तो इसका E0 की वैल्यू कितनी थी, E0 वॉज इक्वल टू MBA ओमेगा. ओमेगा को आप क्या लिख सकते हैं, NBA ओमेगा की जगह आ जाएगा 2 पाई न्यू, राइट. और यहाँ से आप 2 पाई न्यू की वैल्यू, सब वैल्यूज़ दी हुई है, कोई कन्वर्जन कुछ नहीं है, सीधे वैल्यूज़ डालनी है. क्लियर है, ये कर लेंगे अपने आप. डू दिस एज अ होमवर्क. अब आते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, बहुत ही मज़ेदार चीज़ जो हर एक के घर में है. और ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है. सो ऑल्टरनेटिंग करंट ये वो करंट है जिसका मैग्नीट्यूड जो है मे और मे नॉट चेंज एट एवरी इंस्टेंट. हर क्षण जो है वो चेंज भी हो सकता है, मे नॉट बी चेंज, बट पीरियोडिकली वो अपनी पोलैरिटी जो है वो रिवर्स कर लेता है. ये खास बात होती है ऑल्टरनेटिंग करंट की. सो एन इलेक्ट्रिक करंट, एन इलेक्ट्रिक current magnitudes of which may
or may not change at every instant, but its polarity reverses periodically, is called alternating current. जैसे आपके ऑल्टरनेटिंग करंट में मैं इधर एग्जांपल के लिए अगर आप देखें, सो इफ़ यू सी इस फॉर्म में ये है आपका वोल्टेज जो है द EMF इज़ इन दिस डायरेक्शन, ये इस तरह से चेंज हो रहा है ना, स्क्वायर फॉर्म में आ रहा है. तो इफ दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इन दिस वे पीरियडिकली इट्स चेंजिंग लाइक दिस. और यू हैव ट्रायंगुलर, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ये ट्रायंगुलर हो गया, right? This is, we take, this is a time and the voltage. EMF is saying this way. You can have a saw teeth की shape में भी हो सकता है, ये ऐसे. So this is positive, negative, positive, negative, positive, negative. This is saw teeth. पीरियडिक मैग्नीट्यूड इसका जो है चेंज, यहाँ देखो ये कांस्टेंट ही था मैग्नीट्यूड, द डायरेक्शन इज पीरियडिकली बीइंग चेंज्ड. और सिंपल जो हम इससे पढ़ने वाले हैं चैप्टर, दैट इज अ साइनोसॉइडल, कि ये जब इस तरह से ये सारे जो हैं ऑल्टरनेटिंग करंट ही हैं. दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, राइट. तो इस तरह से जो पीरियडिकली अपने इसको चेंज कर रहा है उसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं. ठीक है. अब इसमें जो है बच्चे, इसको जब ऑल्टरनेटिंग करंट को जब देखा गया ऑसिलोस्कोप के इसमें कुछ पॉइंट्स मैं तुम्हें बताना चाहूँगी. तो चलो ये डेफिनेशन पार्ट में इसमें कुछ चीज़ें मैं बताऊँगी जो आपने याद रखनी है कि व्हेन दिस करंट was seen through oscilloscope, a sine or a cosine waves were observed. जो मेन ऑल्टरनेटिंग करंट का नेचर कमर्शियल पर्पस के लिए, व्हेन द ऑल्टरनेटिंग करंट कह लो, व्हेन ऑल्टरनेटिंग current used in household or commercial purpose commercial purpose was seen through the oscilloscope. It looked like a sine or cosine curve wave की तरह. It looked like a cosine or sine wave. So here you have this कि ये इस तरह का ऐसा देखा गया, something like this, right? So the alternating sinusoidal alternating current की जो expressions थी, so therefore
sinusoidal alternating current was expressed as I is equal to I0 sin ओमेगा टी। हम पढ़ भी चुके हैं एसी जनरेटर में, हमने यही देखा था। यहाँ ये जो I0 है ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। इसको हम मैक्सिमम वैल्यू को हम, और यू कैन से पीक वैल्यू, ठीक है, इसको हम पीक वैल्यू भी कह देते हैं, या इसको एम्पलीट्यूड ऑफ एसी भी कहा जाता है। तो दिस इज द करंट वी हैव नाउ। इसकी और वोल्टेज जो होगा दैट विल बी इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। यूजुअली आप देखेंगे एनसीईआरटी की बुक में ये आई की जगह पर ऐसा छोटा आई यूज़ किया हुआ है उन्होंने, और छोटा वी। तो यूजुअली आई ऑल्टरनेटिंग करंट एंड उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज़ स्मॉल लेटर्स, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, अभी हम कैपिटल से ही मैं कर रही हूँ, बट कई बुक्स में आपको स्मॉल से मिलेगा। सो दिस नथिंग टू वरी। ये लिया था उन्होंने शुरू में जब ये सब चल रही थी स्टडीज़, तो दे यूज टू टेक दिस इज अ स्मॉल आई ओनली। अब ये तो हुई बात। अब इसमें कुछ चीज़ें और मैं बताना चाहूँगी आपको बच्चे कि जो घर में हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया जो पॉइंट वैसे कोई एग्ज़ाम में पूछता नहीं है, पर फिर भी आप बच्चों का अगर ऑल्टरनेटिंग चैप्टर आपने पढ़ा है तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि घर पे जब हम यूज़ कर रहे हैं इसको तो हाउ कितना वोल्टेज सप्लाई होती है। सो इन हाउस इंडिया की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। ये जो सप्लाई हमें मिलती है एसी सप्लाई, आपको पता होनी चाहिए कि दिस इज़ फॉर 220 वोल्ट, 220 वोल्ट की होती है। और ये जो वोल्टेज है ये वोल्टेज होता है रूट, आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है, मीन स्क्वायर वोल्टेज। अभी सिर्फ लिख लो, ये जो वैल्यू है दिस इज़ अ रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज 220 वोल्ट जो है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज़ 50 हर्ट्ज़। ये आपको पता होना चाहिए। 50 हर्ट्ज़ मीन्स 50 साइकिल पर सेकेंड। 50 साइकिल पर सेकेंड मतलब जैसे ये है साइकिल, ये एक साइकिल हो गई, ये दूसरी साइकिल हो गई है ना, यहाँ से यहाँ तक दूसरी साइकिल हो गई, फिर ये तीसरी साइकिल हो गई। तो ऐसी एक सेकेंड के अंदर, 1 सेकेंड के अंदर कितनी है, 50 साइकिल है। यानी देखो आप पॉजिटिव नेगेटिव एक साइकिल में 2 बार चेंज होता है पोलैरिटी, यानी 1 सेकेंड में ये जो है 100 बार पोलैरिटी चेंज कर रहा है। कितनी जल्दी चेंज हो रही है ना, इतनी जल्दी है कि आप जैसे डायरेक्ट करंट होता है तो उसमें तो एक ही डायरेक्शन होती है, इसमें ये चेंज करता रहता है, लेकिन उसकी जो चेंज करने की वो है कितनी ज़्यादा है कि 100 बार वो एक सेकेंड में चेंज हो जाता है। सो दिस इज़ व्हाट वी, ये हाँ घर पे जो सप्लाई है ये आपको पता होनी चाहिए। 220 वोल्ट है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है। जो करंट होता है दैट इट इज़ फ्रॉम से, अगर नॉर्मल कैटेगरी के हाउस हैं तो 20 से 40 एम्पियर, 40 एम्पियर का करंट जो है मीडियम कैटेगरी हाउसेस में होता है। और जो बड़े वाले घर हैं, बिग हाउसेस जैसे बंगले जो होते हैं, वहाँ पर ये 60 एम्पियर का करंट होता है, और 220 की जगह पर 440 वोल्ट जो है वो सप्लाई भी रहती है। ये हर जगह अपना अलग अलग होता है। अगर आप यूएसए की बात करो तो यूएसए में समथिंग मेरे ख्याल से इट्स अबाउट 110, उनका 110 टू 120 वोल्ट का सप्लाई रहती है। और जो फ्रीक्वेंसी है उनकी दैट इज़ 60 हर्ट्ज़ के। तो अपना अपना ये स्मॉल इक्विपमेंट्स के लिए जो इस्तेमाल करना है वो अलग अलग जगह। तो आपको तो ये चीज़ वैसे इंडिया के बारे में तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है।
फिर ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है इसको हम ऑर्डिनरी एमीटर या वोल्ट मीटर से नहीं नाप सकते, क्योंकि पॉजिटिव है नेगेटिव है तो नेट ज़ीरो ही रीडिंग देने पड़ेगा. सो ऑर्डिनरी वोल्ट मीटर दे आर नॉट यूज्ड टू मेजर alternating current and voltage. मूविंग आयरन, ये अभी आप नहीं पढ़ोगे, अभी तक आप 12th तक आप सिर्फ एमीटर वोल्ट मीटर के बारे में ही सुनते हो जो डायरेक्ट करंट वगैरह में यूज़ होता है. ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, to measure alternate current voltage moving iron instrument is used. इसको इस्तेमाल किया जाता है. इसके बारे में आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तब पढ़ोगे. ठीक है, पर आपको नाम पता होना चाहिए कि ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. मल्टीमीटर में है थोड़ा सा कि आप उसको सेटिंग्स इस तरह से कर लो कि आप उसमें ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज भी मेजर कर लेते हैं. ठीक है, बट बेस मेन जो है इंस्ट्रूमेंट दैट्स मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ये हम यूज़ करते हैं. अब इतनी कहानी तो हुई आपकी ऑल्टरनेटिंग करंट की. अब थोड़ा सा डायरेक्ट करंट के बारे में भी देख लेते क्या है. डायरेक्ट करंट पढ़ चुके हैं हम पहले, है ना. 3rd लेसन में हमने करंट के बारे में ही पढ़ा था. तो डायरेक्ट करंट वहाँ पे बहुत डिटेल में किया था. हम बैटरीज ये भी तक यूज़ कर रहे हैं ना. सप्लाई कहीं भी AC सप्लाई अभी हमने नहीं दी है. सो सबसे मेन चीज़ है कि ये करंट कैसा है. द करंट विच इज़ यूनी डायरेक्शनल. सो जिसका साइन जो है वो चेंज नहीं होता है. ठीक है, इट इज़ यूनी डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में होता है. ठीक है, ऐसा नहीं तो बच्चे क्या सोचते हैं डायरेक्ट करंट है मतलब उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है. मैग्नीट्यूड वो नहीं है, उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होती है. ठीक है, यूनिडायरेक्शनल मीन्स the sign is not changing. Sign do not change. इसमें आप ये अगर मान लीजिए आप करंट की डायरेक्ट बता रहे हैं, दिस करंट वी आर टेकिंग, आई है ये कांस्टेंट है, ये भी डायरेक्ट करंट है. ठीक है, इफ़ यू हैव लाइक दिस सब पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी डायरेक्ट करंट है. इफ़ आई टेक लाइक दिस नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये भी डायरेक्ट करंट है. सो दिस इट इज़, इसमें जो सिंबल हम यूज़ करते हैं यहाँ इस करंट के लिए, ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए जो हमारा सिंबल होता है, द सिंबल इज़ लाइक दिस. एक गोले के अंदर ऐसा, दिस इज़ अ सिंबल फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट. ठीक है, कई बार कई बुक्स में ऐसे ऊपर की तरफ को भी है. जैसे इफ यू राइट ड्रॉ इट लाइक दिस, ऐसे करके जैसा वेव सी बनानी है, बस ये ध्यान. और इसका जो सिंबल है दैट इज़ गिवन बाय द बैटरी. लाइक एक पॉजिटिव बड़ा टर्मिनल होता है, छोटा इस सेल का हो गया. बैटरी है तो बहुत सारे निशान हो गए, है ना. बैटरी में कैसे दिस इज़, ये सेल प्रोवाइड कर रहा है. इफ इट इज़ बैटरी इट इज़ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ख़त्म ऑपोजिट इसमें होगा. बड़ा वाला डंडा पॉजिटिव एंड छोटा इज नेगेटिव. दिस इज़ फॉर द बैटरी. ये कैसे करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, डायरेक्ट करंट प्रोवाइड कर रहे हैं. तो थोड़ी सी बात तो हो गई इनकी. ठीक है, अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड गिव इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट. तो वो क्वेश्चन भी आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान हैं. तो क्वेश्चन इस तरह से होगा. क्वेश्चन, व्हाट इज़ ऑल्टरनेटिंग करंट, गिव इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. अगर आपसे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पूछिए ऑल्टरनेटिव, तो पहले तो आप डिफाइन करेंगे, है ना.
डिफाइन करके आपने कितना लिखना है इसमें, व्हाट विल डू इज़ आप ये डेफिनेशन लिखेंगे और यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे पीरियोडिकली ऐसे डायग्राम। कोई भी ज़रूरी नहीं सारे भी बनाने, आप एक कोई भी 2 बना दो तो ठीक है, और ये एक्सप्रेशन एक लिख देना, ख़त्म। ठीक है, ये सब मैंने आपको सिर्फ समझाने ये समझाने के लिए कुछ चीज़ें बोली हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है टेस्ट में। दैट इज डिफाइन, ये आप अपने आप कर लेंगे। उसके बाद हम सीधे आ जाते हैं, ये बैक पेज से लिख लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसके एडवांटेजेस पे। ये जो इसकी प्रोडक्शन है, ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बहुत इकोनॉमिकल है कंपेयर टू एसी। सबसे पहली चीज़ कि इसको प्रोड्यूस करना, जो डायरेक्ट करंट है वो महंगा पड़ता है, ये इकोनॉमिकल पड़ता है। ये इसकी जनरेशन, इसको प्रोड्यूस करना, ठीक है। इसका ट्रांसमिशन, एक जगह से दूसरी तरह उसको भेजना भी, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑफ एसी इज मोर इकोनॉमिकल, मतलब लेस कॉस्टली है ना, चीप है, दैट इज चीप, महंगा नहीं है। देन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है उसको स्टेप अप स्टेप डाउन किया जा सकता है, ये आगे आप पढ़ेंगे डिटेल में। अभी फ़िलहाल आप ये पॉइंट्स याद रख लीजिए, जब हम ट्रांसफार्मर पढ़ाएंगे तब आपको पता लगेगा कि कब हम इसको स्टेप अप कर देते थे, स्टेप डाउन। सो ऑल्टरनेटिंग, सेकेंड पॉइंट में दैट ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कैन बी stepped down or stepped up easily, इसको आसानी से किया जा सकता है ट्रांसफार्मर की हेल्प से। स्टेप अप स्टेप डाउन, ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन करना है तो स्टेप डाउन वाला यूज़ करेंगे, स्टेप अप करना है, ज़्यादा बढ़ाना है तो आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। देन ये हमेशा जो है एसी जो है सरफेस ऑफ कंडक्टर पे ही ट्रेवल करता है, तो आप जब तारें वगैरह बनाते हैं तो अंदर वाले कोर में सस्ता मटेरियल डाल सकते हैं, इसकी स्किन इफेक्ट रहता है। तो एज एसी ट्रेवल्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, so costly conducting material can be saved by using inner core of cheaper material, सस्ता मटेरियल जो अंदर डाल देंगे, ठीक है। मटेरियल से स्टील। देन इसमें एसी में एक जगह से दूसरी, उसमें ज़्यादा लॉस नहीं होता, ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है। तो एसी जो है यूजिंग ट्रांसफार्मर, ये पढ़ना है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर, यूजिंग ट्रांसफार्मर AC is transmitted from one place to other without much loss of electric power. इसको एक जगह से दूसरी जगह भी भेजा जा सकता है, ठीक है। इसको एसी को डीसी में कन्वर्ट करना भी इजी है।
it is easy to convert AC into DC using रेक्टिफायर. ये भी हम पढ़ेंगे रेक्टिफायर. पूछूंगी मैं, जब मैंने कब नाम लिया था सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे उस वक्त मैं रेक्टिफायर वर्ड पूछूंगी क्या है. रेक्टिफायर को यूज़ करके हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. इनकी जो मशीन AC की जो मशीन होती है उसकी साइज़ छोटी होती है और उसकी लाइफ लंबी होती है. सो ईज़ी टू यूज़ है. सो 6th आप लिख सकते हैं दैट AC मशीन्स are small sized and have longer life, so easy to use. ये तो हो गया इसके एडवांटेजेस. ठीक है. अब अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये डेंजरस है ज़्यादा. डिसएडवांटेजेस जैसे अगर आपकी वैल्यू लिखी हुई है, मैक्सिमम वैल्यू लिखी हुई है, AC की जो भी वैल्यू होती है वो आगे मैं पढ़ाऊँगी आपको. ये VRMS क्या होता है, दैट इज़ इक्वल टू योर V0/√2 करके एक वैल्यू आती है, वो हम कैलकुलेट करेंगे. आई लेट यू नो दैट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की, रूट मीन स्क्वायर की जो वैल्यू है वो इतनी होती है. अगर वहाँ से जो वैल्यू वहाँ लिखी हुई होती है तो जो पीक वैल्यू होगी वो उससे ज़्यादा होगी. जैसे 220 वोल्ट हम बोल रहे हैं तो VRMS की बात कर रहे हैं तो वो 220 VRMS है, लेकिन पीक वैल्यू विल बी व्हाट √2 टाइम्स द VRMS. सो V0 चली जाएगी 220 इंटू √2 और 311 वोल्ट की हो जाती है. जबकि DC में जितना लिखा है वो उतना ही होगा. सो AC इज़ मोर डेंजरस देन DC बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्या होती है, √2 टाइम्स द इफेक्टिव वैल्यू होती है. ठीक है. तो पहली जो इसकी डिसएडवांटेजेस है दैट इज AC is more dangerous as maximum value of AC is √2 times the effective value, that is the root mean square value or the written value. जो वैल्यू आपकी इस पे लिखी गई है इसके अंडर √2 टाइम्स होती है. एग्जाम्पल यू कैन से दैट आपकी जो डोमेस्टिक सप्लाई है कितनी है, डोमेस्टिक सप्लाई जो होगी वो लिखा होता है वहाँ पे 220 वोल्ट. 220 वोल्ट मतलब दिस इज़ VRMS जो है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज़ 220 वोल्ट. सो V0 जो होगी दैट विल बी इक्वल टू √2 टाइम्स VRMS. सो इट इज़ √2 टाइम्स 220. सो 1.414 इंटू 220 इट्स 311 वोल्ट की बात हो रही है. लिखा 220 है लेकिन वो 311. ठीक है. दूसरी बात यहाँ पर जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस नहीं कर सकती. AC cannot be used in electrolysis process. वहाँ पे आपको डायरेक्ट करंट की ज़रूरत पड़ती है. Processes and then ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है. जैसे ही वहाँ पर बोला कि वो ट्रेवल ऑन द सरफेस, यहाँ उसको पॉजिटिव पॉइंट्स में ले लिया ना कि वो ट्रेवल करता है सरफेस में. ये जब ड्रॉबैक में लिखा तो उनका ये यूनिफॉर्मली जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, तो जो अंदर वाला जो मटेरियल है वो अनयूज्ड रह जाता है. ठीक है. तो सेम पॉइंट को फ़ायदे में भी बोल दिया, नुकसान में बोल दिया. AC इज़
not uniformly distributed, so material inside wire remain unused. ठीक है, वहाँ पे इस तरह से क्या देगा unused से. सो दिस इज़ व्हाट 3 ये आप लिख देंगे इसमें डिसएडवांटेजेस. तो ये 6 हैं, 6 में से एटलीस्ट आपको 4 याद होने चाहिए. ठीक है, तो ये इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हुए. इसमें से कोई रीजनिंग का क्वेश्चन भी विच वन इज़ डेंजरस ऐसा करके भी पूछ सकते. तो जैसे AC इज़ डेंजरस बिकॉज अगर डायरेक्ट करंट में लिखा है 220 वोल्ट तो वो 220 वोल्ट का है, लेकिन ये अगर 220 लिखा है तो वो 220 की बजाय कितना है 311 वोल्ट का. दिस इज मोर डेंजरस. ओके, देन व्हाट विल डू इज अब हम पढ़ने वाले एक नई टर्म दैट इज दी मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. पर उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी आपने ध्यान रखना है कि कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी जो होती है अगर वो टाइम डिपेंडेंट है, इफ़ एनी फिज़िकल क्वांटिटी इज़ टाइम डिपेंडेंट, तो उसका जब एवरेज कैसे निकाला जाता है. मान लीजिए लेट Q जो है ये एक फिज़िकल क्वांटिटी है. फिज़िकल क्वांटिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. देन Q का एवरेज अगर हमें निकालना पड़ेगा, Q क्या है, दिस Q इज इक्वल टू इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम. टाइम के साथ ये चीज़ वेरी कर रही है. तो Q का अगर एवरेज निकालना है, सो व्हाट विल डू इज विल इंटीग्रेट दिस Q विद टाइम फॉर द टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड. ये एक तरीका है. हमें ये आपका क्लियर आपके दिमाग में इमेज होनी चाहिए कि कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी जो कि फंक्शन हो टाइम की, अगर उसका एवरेज निकालना है तो आप उसका एवरेज इस तरह से निकालेंगे, इंटीग्रेट करेंगे पहले उसको फॉर द टाइम किसी भी इंस्टेंट, क्योंकि टाइम के साथ वो चेंज हो रही है. आपकी जो अभी हम करंट पढ़ेंगे, यदि करंट की बात करेंगे तो करंट इज़ व्हाट I0 साइन ओमेगा टी. ये टाइम के साथ बदल रहा है, तो किसी क्षण पे है ना, हमें वो बता सकते हैं. तो कंप्लीट एक साइकिल के लिए बताती हूँ कि हाफ साइकिल फुल साइकिल वर्ड मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ. तो कोई भी पूरा को जो भी टाइम पीरियड के लिए आपको एवरेज निकालने को दिया है वो टाइम पीरियड से डिवाइड करेंगे और ये उसका इंटीग्रल करना पड़ेगा. दिस इज़ द ये तो एक बेसिक फॉर्मूला है जो आपको हर बच्चे को पता होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इसी को हम यूज़ करने वाले हैं. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट वी हैव. जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कोई, अगर आपको लेना ही है, सपोज कर लो दैट एग्जांपल लेते हैं. जैसे करंट है I इज़ इक्वल टू से 2T. ठीक है, और मेरे से बोला कि अब आप I एवरेज निकालो इन 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड में एवरेज. तो आप इसको कैसे निकालेंगे? तो हमको ये फार्मूला पता है, क्योंकि यहाँ से देख के लग रहा है ये क्या है, टाइम डिपेंडेंट है. I इज़ टाइम डिपेंडेंट. तो आप I एवरेज कैसे निकालोगे? आपको मैंने बताया दैट I एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ I dt डिवाइडेड बाय dt. और 3 सेकेंड उन्होंने कहा है, तो 0 से 3 0 से 3 ऐसे कर देंगे. अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा कितना, इंटीग्रेशन क्या इक्वेशन दी थी, 2T dt अपॉन dt 0 से 3 0 से 3. इसका ऊपर का आंसर क्या आ जाएगा, 2 कांस्टेंट है, t स्क्वायर अपॉन 2 0 से 3 डिवाइडेड बाय dt का आंसर आएगा t 0 से 3. 2 से 2 कट गया, क्या आएगा ये 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0. दिस इज 9 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 एम्पियर. तो ये तरीका होता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर आपकी टाइम डिपेंडेंट है, टाइम के फंक्शन पे है,
टाइम पर डिपेंड कर रहा है, तो जो उसका एवरेज वैल्यू निकालना होगा तो आप इस तरह से निकालेंगे, ये एक बेसिक फॉर्मूला लेके चलेंगे। अब यहाँ आपको क्वेश्चन बोला है कि आप आई एवरेज निकालिए, ऑल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू क्या होगी। तो अब इसमें इसकी जो डेफिनेशन है उसमें कहा गया कि हाफ टाइम पीरियड ही लेना है। तो उससे पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, क्योंकि सीधा 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन उससे पहले मैं 2 क्वेश्चंस करवाऊंगी आपको कि शो दैट द एवरेज करंट फॉर फुल साइकिल इज 0। अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाता है, शो दैट एवरेज alternating current is 0 for full cycle। कई बार ये ऐसे आपको घुमा के भी दिया जा सकता है कोई क्वेश्चन में कि ये फुल साइकिल के लिए इसकी एवरेज वैल्यू बताइए कितनी है। तो आपको एकदम से बिना सोचे समझे कि फुल साइकिल है मतलब 0 होना चाहिए। नाउ हमें पता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे दिया जाता है। वी नो ऑल्टरनेटिंग करंट इज गिवन एज ऑल्टरनेटिंग करंट एट एनी इंस्टेंट, है ना, इंस्टेंट is given as I is equal to I0 sin omega t, ऐसे देते हैं। This is what we have. Now I average ये आपसे पूछा है for full cycle। फुल साइकिल मतलब 0 to टाइम कंप्लीट टाइम पीरियड t, इसके लिए नहीं। तो I एवरेज का फॉर्मूला वही लगाना है जो आपको मैंने बताया। So I average will be equal to what? इंटीग्रल ऑफ आई डी टी, कहाँ से कहाँ, 0 से t, पूरा टाइम पीरियड एक साइकिल ऐसा होता है। दिस इज ये पूरा है, तो इधर से लेकर ये पूरा इस तक, यहाँ जो ये इसके लिए जो टाइम लग रहा था दैट इज कैपिटल टी, कंप्लीट टाइम पीरियड टी, इसके लिए कंप्लीट साइकिल के लिए, डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ डी टी 0 से t। चुपचाप इंटीग्रेट कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। नीचे तो चलो t 0 to t है, ऊपर क्या आ जाएगा, 0 to t, आई की जगह आ जाएगा I0 साइन ओमेगा टी डी टी। दिस इज व्हाट वी हैव। अब इसको सॉल्व करो, बेझिझक, डरना नहीं होता। सब साइन को साइन, बायो वाले बच्चे थोड़े घबरा जाते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज व्हाट वी हैव। अब I0 को बाहर निकाल लीजिए, ये I0 आपका बाहर निकल गया, साइन ओमेगा टी आया। सो दिस इज, नीचे क्या हो जाएगा, t माइनस 0, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसका क्या आएगा, ब्रैकेट के अंदर करते हैं इसको, साइन ओमेगा टी का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा, और वो भी नेगेटिव, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। सो माइनस आएगा क्योंकि सेकेंड फंक्शन है तो वो डिवाइड हो गया। डिफ्रेंसिएशन में क्या होता था, ये मल्टीप्लाई होता था। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव। नाउ इसको और आगे, इसको नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है, माइनस I0 है, ये ओमेगा बाहर निकल जाएगा, नीचे है तो ओमेगा टी हो जाएगा इस तरह से, और ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा आपका, ये लिमिट क्या है, 0 to t, आपका कॉस ओमेगा टी 0 to t। अब ये वैल्यूज़ डालनी है, कुछ नहीं है। अब क्या लिख सकते हैं, दिस माइनस है, I0 है, ओमेगा को क्या लिखा जा सकता है, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू टी, या ओमेगा इज 2 पाई बाई टी। सो ये अंदर की बात आती है तो ये कॉस ओमेगा की जगह मैं लिख दे रही हूँ 2 पाई अपॉन टी, स्मॉल टी की जगह क्या है, कैपिटल टी, माइनस, जब लोअर लिमिट डालूंगी तो सीधा ही कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लिखना ही चाह रहे हो तो दिस 2 पाई अपॉन टी ओमेगा की तरह, और टाइम इज़ 0, दिस इज व्हाट। सो यहाँ से t से t कट गया, आपका आया माइनस I0 अपॉन 2 पाई, ब्रैकेट के अंदर ये t से t कट गया, ये आ गया आपका कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0, दिस इज माइनस I0 अपॉन 2 पाई। कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 2 पाई इज़ 1,
and cos 0 is also 1, so 1 minus 1, answer is 0. So average alternating current for full cycle is 0. हो गया क्लियर? आप कोई भी क्वेश्चन या अच्छा एक और चीज़ देखना, एनसीईआरटी की बुक में एवरेज के लिए फॉर एवरेज करंट की बात है तो उसको ऐसे लिखते हैं, एक तो छोटे से लिखा होता है और ये ऐसा सिंबल, ये ब्रैकेट के अंदर ये सिंबल यूज़ करते हैं फॉर एवरेज करंट, ठीक है? ओके, अब कई बार ऐसे इसको आई के ऊपर बार भी डाल देते हैं, ठीक है? एक ही चीज़ है, आप ऐसे लिखो ऐसे लिखो, इस तरह का सिंबल यूज़ होता है, लेकिन फॉर्मूला आपका यही है, ये फॉर्मूला नहीं भूलना आपने, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में कई जगह पर आप इसको यूज़ करोगे, ठीक है? HP बोर्ड में इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स वैसे कम आते हैं, CBSE में ज़्यादा आते हैं, बट आपको ये चीज़ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये ज़रूर, क्योंकि मैं डायरेक्ट ही बोल देती कि जो एवरेज करंट है वो हाफ टाइम पीरियड में जितना होगा फुल में नहीं ले सकते, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो वो बात में तो दम है कि जितना पॉजिटिव होता है उतना नेगेटिव होता है, दोनों कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ हमने इसको मैथमेटिकली प्रूव करके भी देख लिया कि एवरेज अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, 0 होता है फॉर फुल साइकिल। अब सेकेंड क्वेश्चन और करते हैं कि हाफ साइकिल के लिए क्या होता है, तो ये फॉर्मूला तो मैं पहले ही बता दे रही हूँ, लेकिन हम ये निकालेंगे बाद में, ठीक है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज show that average alternating current is 2I0 upon pi for half cycle. हाफ साइकिल के लिए वो 2I0 अपॉन पाई होता है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना? फिर इसको जब करेंगे तो वो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने यहाँ लिया है, हम वैसे ही ये सेम चीज़ लेंगे, लेकिन यहाँ क्योंकि इंटीग्रेट करें इसको फॉर फुल साइकिल बोला हुआ है ना, तो अगेन हम यहाँ पे हाफ साइकिल लेंगे, तो क्या जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी 0 to T/2 हो जाएगी। सो दिस इज़ व्हाट वी नो alternating current at any instant is given as I is equal to I0 sin omega t। I0 आपकी पीक वैल्यू है। नाउ आपसे पूछा क्या है, I एवरेज पूछा है फॉर हाफ साइकिल, हाफ साइकिल के लिए। सो अगेन आई एवरेज फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ आई डी टी 0 to T/2 एंड डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ डी टी 0 से T/2। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, डी टी का आंसर आ जाएगा t, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट T/2, इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 से T/2, आई की जगह आ जाएगा I0 साइन ओमेगा टी। इसमें से I0 बाहर निकाल लीजिए, आपके पास क्या बचेगा, I0 आपने बाहर निकाला, नीचे जो है डिनोमिनेटर पार्ट में वहाँ पर आपका T/2 आ जाएगा, आंसर है ना T/2, राइट यहाँ इसके साथ लिख दूँ, T/2 आ गया, जैसे पिछले वाले में T आ रहा था, इसमें T/2, T/2 माइनस 0 T/2 इंटू। अब इसको देखते क्या होगा, ये साइन ओमेगा टी का आंसर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा, लिमिट है 0 से T/2। अब इसको ये दिस इज इक्वल टू 2I0 अपॉन टी हो गया, 2 ऊपर चला गया। अब माइनस का निशान है, माइनस का निशान भी हम बाहर कर देते हैं, देन यू हैव दिस ओमेगा, ओमेगा को भी मैं बाहर कर देती हूँ, बचा कौन, कॉस
ओमेगा टी बचता है, लिमिट 0 से t/2। यहाँ पर भी अगर 2π/t कर दें तो क्या हो जाएगा, -2I0 अपॉन t इंटू 2π/t, t से t कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, क्या बचा, -I0 अपॉन पाई। अच्छा रही बात इसके अंदर की, तो अंदर देखते हैं क्या होगा, कॉस ओमेगा की जगह आ जाएगा 2π/t इंटू t/2 माइनस कॉस 2π/t इंटू 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ से ये 2 से 2 कट गया, सो दिस 2 से 2 कट गया, क्या बचा ये आपका कॉस पाई माइनस कॉस 0, राइट। अब -I0 अपॉन पाई, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, -1 कितना हो गया, -1 -2, और बाहर जाएगा माइनस तो +2, सो दिस इज इक्वल टू 2I0 अपॉन पाई। सो दिस इज I एवरेज फॉर हाफ साइकिल, ठीक है। तो हाफ साइकिल में आप एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब इसकी डेफिनेशन जो आपकी मैं भी नेक्स्ट मेन क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आता है वैसे ही, ठीक है। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको कर दिया कि देखो हाफ साइकिल में वैल्यू आ रही है, फुल साइकिल में 0 आ रही है। अब हम करेंगे जो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है कि मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है। तो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये देते हैं HP बोर्ड वाले, तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन दे देते हैं इस तरह से, दैट what is mean or average value, what is mean or average value of alternating current, derive expression फॉर इट, ठीक है। अगर अल्टरनेटिंग करंट भी हो सकता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी हो सकता है, ठीक है। यूजुअली अल्टरनेटिंग करंट से ही आपके बुक्स में दिया होता है, एग्जाम में भी अल्टरनेटिंग करंट ही देते हैं। मैं बता दूंगी अगर वोल्टेज आ जाए तो आपने क्या करना। सो ये जो अल्टरनेटिंग करंट है, ये वो करंट है, स्टेडी करंट है, जो कि उतने ही चार्ज किसी भी सर्किट में एक सर्टेन टाइम में भेजता है जितने की ऑल्टरनेटिंग करंट उस सेम सर्किट में भेजेगा हाफ ऑफ द साइकिल में, आधी साइकिल में जितने चार्ज वो भेजेगा। ये एवरेज करंट जो है, ये एक स्टेडी करंट है, वो उस सर्किट में उतने ही चार्ज भेजता है। ये इसकी डेफिनेशन है। हाफ साइकिल इधर वर्ड इसीलिए इस्तेमाल किया हुआ है, फुल नहीं कहा। फुल में तो क्या हो जाता है, 0 आ जाता है ना। हाफ साइकिल की बात हो रही है, तो मीन में याद रखेंगे, दैट इज़ आप जब इसको आंसर करोगे, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज दैट वैल्यू ऑफ steady current which send same amount of charge through a circuit in a certain time as is sent by alternating current through the same circuit in half cycle। ये कहता है कि वो स्टेडी करंट है जो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज भेजता है सर्किट में जितने कौन भेज रहा था, ऑल्टरनेटिंग करंट उसी सर्किट में, कब, इन हाफ साइकिल, जितने वो हाफ साइकिल में भेजता है।
सो दैट मीन्स दिस आई एवरेज अगर मैं लेती हूँ, दिस इज एवरेज alternating current and Q is the charge sent by average alternating current. The average is the value of steady current which send the same amount of charge through the circuit as it is sent by the alternating current through the same circuit in half of its cycle. Charge sent by alternating current in half cycle. Charge sent by AC in half cycle है. So Q can be written as Q is equal to I average, उसी टाइम में बोला है, into the time t by 2. This is what we have. करंट क्या होता है? करंट is equal to charge upon time. So charge is equal to current into time. So I average भी t by 2 टाइम है, वो भी half टाइम है. This is Q is equal to this what we have. One equation we have this thing. Simple definition के हिसाब से हमारे पास ये definition. अब आते हैं alternating current पे, ठीक है. Now alternating current सीधा करेंगे that we know if this then I Q is equal to this we have. We know alternating current is given as I is equal to I0 sin omega t. This is what we have. Now charge sent by this alternating current in time dt, तो क्योंकि इंस्टेंट किसी इंस्टेंट पे दिया हुआ डी इतना है, तो हम थोड़ा सा किसी इंस्टेंट की बात करते हैं. So charge sent by alternating current in time dt will be how much? dq, है ना. dt टाइम में it will be dq is equal to how much? I dt. So this is equal to what? I0 sin omega t dt. ये तो एक क्षण की बात हुई. So now charge sent in first हाफ साइकिल कितना होगा? हाफ साइकिल में टाइम कहाँ से होगा? दैट इज t इक्वल टू 0 टू t बाई 2. दैट इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे. डी क्यू विल बी इंटीग्रेशन 0 से t बाई 2 I0 साइन ओमेगा t dt. ये आ गया आपका q की वैल्यू. I0 कांस्टेंट है, बाहर गया, साइन ओमेगा t dt 0 से t बाई 2. अब सिंपल इंटीग्रेशन ही करना है. I0 आ गया, साइन ओमेगा t कितना हो जाएगा? कॉस ओमेगा t और नेगेटिव साइन आएगा, डिवाइडेड बाय ओमेगा हो जाएगा. लिमिट क्या आ जाएगी? 0 से t बाई 2. अब इसको और सॉल्व कर देते हैं. Q इज इक्वल टू, पूरा मैथमेटिकल है चैप्टर में. Q इज इक्वल टू आपका आ गया I0 है, मैंने ओमेगा भी बाहर निकाल दिया, नेगेटिव निशान है आपका, नेगेटिव निशान भी बाहर ही निकाल देते हैं हम. ब्रैकेट में बचता है आपका कॉस ओमेगा t, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t बाई 2. नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? माइनस I0, ओमेगा की जगह आ जाएगा 2 पाई बाई t. अंदर चलते हैं, कॉस ओमेगा की जगह आ जाएगा 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 2 माइनस कॉस 2 पाई बाई टी
इंटू ज़ीरो, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट डाल दी, ये टी ऊपर चला जाएगा, माइनस I0 टी ऊपर, 2 पाई नीचे, यहाँ से टी कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा आपका कॉस पाई माइनस कॉस 0, दिस इज इक्वल टू माइनस I0 टी अपॉन 2 पाई। ठीक है, अब कॉस पाई की वैल्यू कितनी हो गई, कॉस पाई इज इक्वल टू -1, दिस इज इक्वल टू -1 माइनस कॉस 0 की वैल्यू +1, -1 माइनस ये बाहर निकलेगा, ये 2 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू प्लस I0, वो भी 2 है ना, 2I0 टी अपॉन 2 पाई, और यहाँ से 2 से 2 कट गया, आपका आंसर आ गया Q इज इक्वल टू I0 टी अपॉन पाई। दिस इज सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम 1 and 2। 1 में क्या इक्वेशन आई थी बेटे हमारी, दिस वॉज 1 I एवरेज टी बाई 2, तो हम यहाँ लिख देंगे इसको I average into t by 2 is equal to I0 t upon pi, t से t कट गया, so I average is equal to 2I0 upon pi, this is the value we have। अब इसमें जो है इसकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है, दिस इज इक्वल टू 2 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज़ कमिंग, ये आएगा आपका 0.637 I0, और कई बार दिस I एवरेज को आप ऐसे भी बोल देते हैं, I एवरेज इज इक्वल टू 63.7% ऑफ I0, यानी कि पीक वैल्यू के 63.7% है। ठीक है, सो एग्ज़ाम में घुमा के भी क्वेश्चन दे देते हैं कि शो की I एवरेज 63.7%, या मल्टीपल चॉइस में दे सकते हैं कि कितना परसेंट ये आएगा। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव फॉर द योर एवरेज। आपको मैंने आज जो बताया, एक शॉर्ट सा इसको रिकलेक्ट कर लेते हैं हम, क्या क्या चीज़ें हमने करी। तो ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में ही हम पढ़ रहे थे, वो तो चलो थियोरेटिकल था, उसको मैं रिवाइज आउट नहीं करने वाली हूँ, बट मेन हमारी बात चली थी, कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी होती है, ये आपने बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लेनी है, कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी है अगर वो फंक्शन ऑफ टाइम की होती है और उसका एवरेज निकालना पड़े, तो हम उसको तरीका यही है, हम करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ दैट क्वांटिटी dt, जो टाइम पीरियड दिया जाएगा, और डिवाइडेड बाय द इंटीग्रल ऑफ द टाइम। ये फॉर्मूला बिल्कुल दिमाग में रख लो कि जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी फंक्शन ऑफ टाइम होती है, तो दिस इज़ द फॉर्मूला वी हैव। एक क्वेश्चन भी मैंने दिया कि अगर करंट दिया हुआ है 2t, यहाँ पे पता लग रहा है कि टाइम के साथ करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, तो I इज़ टाइम डिपेंडेंट और I एवरेज इन 3 सेकेंड्स बोला है, तो आप इसको सिंपली इंटीग्रेट नहीं कर सकते कि इसको इंटीग्रेट किया और कह दिया कि भाई इतना होगा। यू हैव टू फाइंड आउट कि ये I dt डिवाइडेड बाय dt करेंगे, और ये इंटीग्रेशन करके हमने ये 3 amperes निकाला था। ये हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर था। अब उसके बाद हमने देखा कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसमें आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव होता है, तो एक साइकिल में तो ज़ीरो हो जाना है, तो इसी के हिसाब से उसकी डेफिनेशन बैठी थी एवरेज की, लेकिन हम पहले प्रूफ करेंगे कि फुल साइकिल में इसकी वैल्यू ज़ीरो होती है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट का फॉर्मूला ये था, फिर हमने वही फॉर्मूला लगाया I dt अपॉन टी, नीचे वाला तो चलो सिंपल टी आ जाना था, dt का आंसर टी हो जाता है, 0 and 2 लिमिट, अपर लिमिट माइनस ले, वो तो सिंपल है नीचे वाला, है ना। ऊपर वाले में क्या है, I0 साइन ओमेगा टी है, तो उसको इंटीग्रेट I0 रखा, साइन ओमेगा टी का हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा, माइनस का साइन बाहर गया, ओमेगा भी बाहर चला गया, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई अपॉन टी, तो टी से टी कट गया, ये आ गया माइनस I0 अपॉन पाई। अंदर चलते हैं, अंदर क्या था, कॉस ओमेगा टी 0 और टी था। बायो वाले बच्चे बहुत ध्यान से सुने बेटे,
डरना नहीं है। बहुत ये इस तरह पे मार्क्स कटवाने की संभावना ही नहीं छोड़नी है। इस चैप्टर में से तो सारा मैथमेटिकल, लेकिन फुल मार्क्स आते हैं बच्चों के। सो यहाँ कॉस ओमेगा की जगह पे मैंने क्या डाला, 2π/t लिख दिया, और t की जगह क्या डाला, कैपिटल T, वो कैपिटल T है। फिर कैपिटल T कट गया, 2π रह गया। और दूसरे वाली बारी में माइनस लोअर लिमिट करनी थी, फिर से कॉस 2π/t लिखा, और इंटू ज़ीरो लोअर लिमिट थी। ये ज़ीरो हो गया, ये 2π आ गया, और यहाँ से टी भी कट गया, ऊपर चला गया इस तरह से, cos 2π 1 - 1, 0 आंसर आ गया। सो एवरेज वैल्यू इज C। ठीक है, फिर हमने फुल के इसके लिए कि अब ये देखें कि अगर हाफ साइकिल लेते हैं तो कितनी वैल्यू आती है। तो हाफ साइकिल में सारा कुछ वैसे ही था, सिर्फ लिमिट क्या डाली, 0 से t/2, और देखा 2i0/πi। और ये एक्चुअल में जो हम न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होगा, तो आपका यही चीज़ यूज़ होने वाला है। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि ये वैल्यू कितनी है। ठीक है, अच्छा, फिर ये इसी बेसिस पे ये जो थी, इन्होंने कहा कि एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो क्या है, ये वो एक स्टेडी करंट है। क्या है ये? स्टेडी करंट है, जो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज सर्किट में भेजता है इन सर्टेन टाइम एज इज सेंट बाय द अल्टरनेटिंग करंट इन हाफ। से जो हाफ साइकिल में जितना अल्टरनेटिंग करंट करता है, वो भी हाफ ऑफ द टाइम साइकिल के टाइम पीरियड में उतने चार्जेस जो है वो कांस्टेंट करंट उतने टाइम में वो भेजेगा। तो अब हमने ले लिया आई एवरेज जो है, दैट इज एवरेज अल्टरनेटिंग करंट, क्यू इज द चार्ज सेंट बाय AC इन हाफ साइकिल। तो ये भी उतने ही भेजेगा। तो हाफ साइकिल का टाइम कितना है? टाइम ऑफ हाफ साइकिल इज equals to T/2. Therefore, Q can be written as I average into T/2. ये वो एवरेज अल्टरनेटिंग करंट को T/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये Q की वैल्यू इतनी आएगी। अब ये Q इधर से भी निकालना है, तो यहाँ पर हम अल्टरनेटिंग का इक्वेशन ले लिए। अब यहाँ ये इक्वेशन है, तो चार्ज निकालना है, ये तो किसी क्षण पे पता है हमें, तो हम किसी छोटे से टाइम पे निकाल दिया कि dq जो चार्ज वो कितना होगा, dq इज इक्वल टू IDT। सो dq की जगह ये फॉर्मूला डाल दिया। अब ये कितने के लिए, कब के लिए किया हुआ है? हाफ साइकिल के लिए किया है। इसको हाफ साइकिल के लिए इंटीग्रेट करके q की वैल्यू निकाल दी। बाद में ये जब इंटीग्रेशन हुआ, वो सेम वही चीज़ है, sin ωt माइनस cos ωt डिवाइडेड बाय ओमेगा। अगर ये डिफ्रेंसिएशन होता तो क्या हो जाना था? डिफ्रेंसिएशन में साइन का cos ωt आता है, ओमेगा इज मल्टीप्लाइड। यहाँ पर इंटीग्रेशन में क्या होता है? साइन का माइनस कॉस, अगर कॉस होता है तो उसका माइनस साइन आता है, उसका प्लस साइन आता है, और वहाँ यहाँ इंटीग्रेशन में वो डिवाइड होता है। सब चीज़ें वैसे निकाल के ये वैल्यू दोनों को इक्वेट किया, आपका ये चीज़ आता है। ठीक है, अब अगर मान लो कि आपसे एक न्यूमेरिकल एक डिस्कस कर लेती हूँ मैं। इफ सपोज यू हैव, कई बार ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन भी उठा के दे देते हैं कि ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में कोई पूछेगा नहीं। अगर मान लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ ले लेते हैं क्योंकि मैं नया शीट नहीं यूज़ करना चाह रही हूँ, उसको मैं नए वाले इसमें करूँगी। एक न्यूमेरिकल यहाँ ले लेते हैं, दो न्यूमेरिकल छोटे छोटे से लूँगी। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 लेती हूँ, ये होमवर्क ही है आपका। अब अगर मान लीजिए कि आपसे एक इक्वेशन लिखने के लिए बोला गया, राइट एन इक्वेशन, राइट जनरल इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। तो एकदम से इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जब वर्ड आता है तो आपके दिमाग में आना था V इज इक्वल टू V0 sin ωt। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ 50 हर्ट्ज गिविंग पीक वैल्यू एज 250 वोल्ट्स, ऐसे दे दिया। तो आप कैसे करेंगे इसको? तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? इंस्टेंटेनियस इज ऑलवेज V इज इक्वल टू V0 sin ωt। दिस इज व्हाट वी, V0 पीक वैल्यू दी हुई है आपको, सो के वो दी हुई है। अब ओमेगा है, ओमेगा कैन बी रिटन एज व्हाट?
दिस कैन बी रिटन, फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, दैट इज़ 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, सो दैट इज़ फ्रीक्वेंसी इज गिवन, सो दिस कैन बी रिटन एज V0 साइन ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू इंटू टी। V0 की वैल्यू भी दी हुई है 250, ये यहाँ आ जाएगी, 2 पाई न्यू की वैल्यू वहाँ आ जाएगी, आप निकाल सकते हैं बड़े आसानी से, राइट। सो एक ये क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन और एक मैं देती हूँ कि अगर मान लो ऑल्टरनेटिंग करंट जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है वो टाइम के साथ, एक क्वेश्चन और लेते हैं, मान लीजिए कि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है दैट इज़ चेंजिंग बाय दिस, ये ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है लाइक दिस, ये आपका ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, ये इधर मान लीजिए इसकी 311 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो इधर पे नीचे क्या हो जाएगा, दिस इज -311 वोल्ट, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपको एवरेज वैल्यू निकालने को बोला हुआ है, ठीक है, दिस इज से यहाँ टाइम दिया हुआ है 0.1 सेकेंड, यहाँ दिया हुआ है 0.2 सेकेंड्स, दिस इज़ व्हाट वी हैव गिवन, वोल्टेज में दिया हुआ है। तो आप देखो ये 1 सेकेंड 2 सेकेंड आपसे पूछा है, वी ए दिया है, फाइंड वी एवरेज, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, वी एवरेज, तो फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए 2 टाइम्स V0 अपॉन पाई, यहाँ टाइम का कोई लेना देना है नहीं है, चुपचाप उठा के, और यू कैन राइट इट एज 0.637 इंटू V0 सीधा, ठीक है, एक ये चीज़ कर लेंगे। दूसरा, अगर आपसे ये पूछा जाए, इसमें क्वेश्चन इस तरह से दे दें कि आप कैलकुलेट करिए दिस फाइन वी एवरेज, अच्छा इसमें एक और चीज़ है, एक सेकेंड, वी एवरेज निकालना है, लेकिन इसमें चॉइस फॉर हाफ साइकिल है ना, हाफ साइकिल तो आप ऐसे निकाल देंगे। अगर आपसे पूछा है फाइंड वी एवरेज फॉर फुल साइकिल, फुल साइकिल के लिए निकालने के लिए बोलेंगे तो कितना होगा, फुल साइकिल में जब बात आएगी तो आप सीधा इसको क्या लिख दोगे, इट विल बी 0। फुल हाफ साइकिल की बात, अगर हाफ साइकिल बोलिए देन आप विल राइट इट एज 2V0 अपॉन पाई। इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा ऐसे भी दे सकते थे कि मान लो ये है, यहाँ दिया हुआ है 2 एम्पियर और यहाँ है ये -2 एम्पियर, है ना। अब इसमें भी आई एवरेज पूछ लें फॉर फुल साइकिल, आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल, तो फुल साइकिल में तो आप आंख बंद करके लिखोगे 0, हाफ साइकिल में आंसर 2 एम्पियर आना चाहिए, और फॉर्मूला क्या लगना है 2 पॉइंट, अगर पीक वैल्यू अगर इन्होंने आपको दी हुई है, दिस इट्स गिवन V0 जो है आपको इसमें एवरेज दिया, V0 की वैल्यू दी हुई है ना, तो V0 की वैल्यू दी है, इधर पे 2 एम्पियर आप ले लीजिए जो इसकी वैल्यू है, सो उस तरह से वैल्यू कैलकुलेट करें, यही फॉर्मूला, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 2I0 अपॉन पाई, और यू कैन से 0.637 इंटू I0, इधर डायग्राम से ही पता लग जा रहा है। तो देखो आपको मैंने इस चैप्टर में, इस लेक्चर में इसके 3 न्यूमेरिकल्स दे दिए, और एक ऑलरेडी पहले पिछले लेक्चर का था वो भी करना है, तो ये ध्यान रखना, फुल साइकिल बोला है तो 0, हाफ साइकिल बोला है देन यू विल फाइंड द फॉर्मूला। इज इट क्लियर? थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करें।